वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन इंस्टीट्यूट शामली में। और आज हम अपना बचा हुआ शेष भाग जो है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन जितना पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। याद होगा सारे आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव कराएगा। अच्छा, जोर से बोलो। निर्वाचन आयोग में सबसे पहली महिला जो कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनी गई थी, वीएस रमा देवी। क्या सीईसी चुनी गई थी, कार्यवाहक चुनी गई? कार्यवाहक चुनी गई थी। कार्यवाहक चुनी गई थी। अच्छा, लास्ट में क्या कराया था एक बार मुझे दिखा दो मेरे यार। परिसीमन आयोग का गठन। परिसीमन आयोग समझ में आ गया था। परिसीमन आयोग क्या है? क्या है परिसीमन आयोग, बताना भाई। कौन गठन करता है परिसीमन आयोग का? निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? पढ़ा था। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या बताए थे? राजनीतिक दलों की मान्यता कैसे प्राप्त की जाती है ये बता दिया था मैंने। राजनीतिक दलों की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो कार्यों में आ गया। आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा लगाई जाती है? निर्वाचन आयोग। मतदाता सूची बनाना। मैंने ये बताओ, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन आयोग सभी के विवादों में सुनवाई करता है। बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो कैसे मान्यता मिलेगी बताना जरा एक बार। कोई भी राजनीतिक दल, ये मैंने लिखा दिया था। राजनीतिक दल कितने हैं भारत में वर्तमान में प्रेजेंट? राजनीतिक दल टोटल 2800 प्लस राजनीतिक दल हो चुके हैं। राज्य दल की संख्या 5400 के लगभग है, सॉरी 54 के लगभग है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं वो कितनी हैं? 2899 के करीब हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। नेशनल पार्टी कितनी है? राष्ट्रीय दल 8। राष्ट्रीय दल पढ़ लिए थे, कौन कौन से थे? नहीं पढ़े? अच्छा चलो ठीक है। चलो 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 चलो, चलो समझ में आ गया आ गया आ गया। हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल के बारे में। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या क्या है? 8। और यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय दल का पहले देख लो, राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, कुल पड़े वैध मतों का 6% मत मिले प्लस 4 लोकसभा की सीट। 4 लोकसभा की सीट। अगर आपको अपनी रजिस्टर्ड राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है तो निर्वाचन आयोग द्वारा एक शर्त रखी गई है। यदि आप कुल पड़े वैध मतों का, जितने भी चुनाव में लोकसभा के चुनाव में वैध मत डले हैं, 6% हो उसका अकेले के पास, प्लस 4 लोकसभा की सीट भी हो उसके पास, जब जाके उसकी पार्टी कैसी पार्टी बन जाएगी? राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी लेवल। अगर ये कंडीशन उसको फॉलो नहीं कर पाता तो आपको करनी है कुल लोकसभा की सीटों का, यानी कि कुल सीटों का
2%, जो कि बैठती हैं 11 सीटें। कितनी? 11 सीटें। अगर उसके पास कुल पड़े वैध मतों का 6% तथा 4 लोकसभा की सीट प्राप्त नहीं हो रही, तो फिर या करके उसके पास एक कंडीशन और बचती है कि वो 6% ना ला करके खाली लोकसभा की कितनी सीटें ले आए? 11 सीटें। अगर किसी की भी किसी राजनीतिक पार्टी की 11 सीटें आ रही हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि ये जो 11 सीटें वो लेकर के आएगा, ये कम से कम 3 राज्यों में आनी चाहिए। कितने राज्यों में चाहिए? 3 राज्यों में। पहली कंडीशन क्या बताई भाई राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए? पेपर में सवाल अगर पूछा जाए, ये नहीं कि सारी चाहिए, अगर ये नहीं है हमारे पास तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर नंबर 3 पे 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है या किसी के पास ये शर्तें हैं, तो उसकी पार्टी को क्या बना दिया जाएगा? नेशनल पार्टी। ठीक है, नेशनल पार्टी कितनी है इंडिया के अंदर? 8। और नेशनल पार्टी के लिए 3 कंडीशन रखी गई है, जबकि इसमें जो राज्य दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलेगा। 3 कंडीशन बताई, कौन कौन सी बताई? या करके, और नहीं, या करके। ठीक है। और ये जो 11 सीटें निकलनी होगी, ये कौन से राज्यों में, कितने राज्यों में निकालनी होगी? 3 राज्यों में। और जब राष्ट्रीय दल कोई पार्टी बन जाती है और ये कंडीशन फॉलो करने के बाद वो 10 साल तक दर्जा प्राप्त होता है उसे। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। राष्ट्रीय दल का दर्जा 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष के लिए मान्य होता है राष्ट्रीय दल का दर्जा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम अपने राष्ट्रीय दल जितने भी हमारे इंडिया में हैं, उनसे रिलेटेड कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी यहीं के यहीं 8 के 8 राष्ट्रीय दल आपको याद करनी है, जैसा कि एज यूजुअल तुम करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? पहले नंबर पे जो दल है, उस दल को आप बड़े अच्छे से जानते हो, कांग्रेस। ये एक नेशनल पार्टी है जिसका गठन 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षा कौन है? बस आपसे नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है वो पूछ लेगा कंडीशन में, और आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सवाल यह आपने फेस किया है, कभी सुना है कि बुकों में पढ़ा होगा या एग्जाम में पढ़ा होगा कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था? A.O. ह्यूम द्वारा 1885 को किया गया था। अब ये सवाल तो है कांग्रेस के गठन का, लेकिन अगर आप पॉलिटी में टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये सवाल कहाँ का है? राष्ट्रीय दल का। समझ में आ गया? तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय दल के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पार्टी है कांग्रेस 1885, सोनिया गांधी, जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। नंबर 2 पे आती है भाजपा, और भाजपा की स्थापना कब हुई थी? 1980। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ जब से मोदी सरकार मतलब का फॉर्मेशन हुआ है, जब तक बनी है। कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है भाजपा का गठन। वैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। अगर कोई पूछे जाएंगे तो भारत सरकार से संबंधित पूछे जाएंगे। बस पॉलिटिकल पार्टी का इतना ही महत्व है क्वेश्चन का कि राष्ट्रीय दल के अकॉर्डिंग वो कब उनका गठन हुआ था, कौन उनके चेयरमैन है, ये पूछ लेगा वो। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? JP
नड्डा। नंबर 3 पे जो पार्टी आएगी वो कौन आएगी? बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठन कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था? 1984 में, और जिनकी अध्यक्षा है मायावती। नंबर 4 पे आता है सपा को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। सपा को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जिसका गठन हुआ था 1998 में, और इनकी जो अध्यक्षा है वो कौन है भाई? ममता बनर्जी। ठीक है। नंबर 5 पे बात करने की क्या आवश्यकता है? क्यों बात करने की आवश्यकता है? अगर आप ऐसे ही रिपीट कर लो इन्हें, 4 याद हो गए। देखो, कांग्रेस 1885 सोनिया गांधी। जब आपने सुनाना है तब ऐसे बोलना है, कांग्रेस 1885 सोनिया गांधी, भाजपा 1980 जेपी नड्डा, बसपा 1984 मायावती, तृणमूल कांग्रेस 1998 ममता बनर्जी। बात समझ में आई? इसके बाद जो होगी पार्टी वो होगी जिनको कहते हैं एनसीपी। एनसीपी, और एनसीपी का गठन कब हुआ था? और इनके जो अध्यक्ष है वो कौन है? शरद पवार। एनसीपी महाराष्ट्र में जिनके गठबंधन से सरकार बनी हुई है। सबसे ज्यादा सीट किसको मिली थी महाराष्ट्र में? एनसीपी को। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999, शरद पवार इनके अध्यक्ष हैं। और इसके बाद में देखो, जरा ध्यान से सुनना, 6 नंबर की पार्टी ये है सीपीआई। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि हम कर सकते हैं इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1925। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? डी राजा। डी राजा। इसके बाद में एक पार्टी है जिसका नाम है सीपीआईएम। सीपीआईएम, इसको माकपा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माकपा। कैसे कहेंगे माकपा? इसमें ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, माकपा। सेम है सीपीआई और सीपीआईएम, आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम। और इसका गठन हुआ था 1964 में। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी। इसके बाद में नंबर 8 और हमारा लास्ट नेशनल पार्टी आती है, उसका नाम है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। और इसका गठन कब हुआ था भाई? 2013 में। और जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? कॉनराड संगमा।
ये आपके सामने रहे आपके 8 नेशनल पार्टी जो कि एग्जाम में आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपको एक एक सवाल इनसे गठन और अध्यक्ष अगर कोई नया दल ऐड होता है या इनके अध्यक्ष चेंज होते हैं, जब भी आपका एग्जाम होएगा अगर आप पॉलिटी को रिवाइज करोगे तब इसमें देख के जाना कि कौन सी पार्टी नई ऐड हुई है या सेम ही है। फिर देखना है गठन तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन फिर ये चेक करना है कि इनके अध्यक्ष तो चेंज नहीं हो गए। ठीक है, याद हो गए 4 दल जो आपको पता है, जिनको आप जानते हो, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, ये 4 तो तुम जानते ही हो। बचे कितने? 4। एनसीपी महाराष्ट्र में, एनसीपी हो गया खत्म। सीपीआई, सीपीआईएम, इनके बारे में शायद कम सुना होगा आप लोगों ने, तो सेम ही है सीपीआई, सीपीआईएम, और एक बचा एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। बात समझ आ गई? अब देखो जरा, हम ये देखेंगे कि राज्य दल का दर्जा कैसे मिलता है। राज्य दल का दर्जा कैसे मिलता है? विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 3% प्लस एक विधानसभा सीट। विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 3% प्लस एक विधानसभा सीट, या कुल सीटों का 3%। कितना? कुल सीटों का 3%, मतलब कि 3 विधानसभा की सीट अगर मिल जाती है तो राज्य दल का उसे दर्जा प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एक बार मुझे रिवाइज कराओ जरा। चले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, और उस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब ध्यान से सुनो, अरे क्या कर रहा, नया टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना हमेशा रहती ही रहती है, स्पेशली फॉर वनडे एग्जाम। हाँ भाई, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जब शुरुआत से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। जब भारत में अंग्रेज आए थे, उन्होंने कंप्लीटली जो भारत की कमान ली थी वो किस युद्ध के बाद ली थी? बक्सर का युद्ध 1764 में, 1764 में। और आपको पता ही है 1707 के करीब, वैसे तो 1707 में उन्होंने क्या हाथ जमाना पैर जमाना शुरू कर दिया था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो 1764 में उन्होंने सिराजुद्दौला को मार के हरा के उन्होंने क्या किया, भारत पे पूर्णतः कब्जा कर लिया, यानी कि बंगाल पे उन्होंने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। और बंगाल पे कब्जा करने के बाद जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने गलत तरीके से लीगल इलीगल दोनों रूप से पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि इनका पैसा कमाने का कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा। रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब मैनेज करने के लिए, इनको रूल पे चलाने के लिए लेके आए। सबसे पहला भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया सबसे पहला जो अधिनियम था वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? नियंत्रण, मतलब मैनेज करना। क्या मैनेज करना? जैसे हमारे सिलेंडर में कहते हैं रेगुलेटर, वो रेगुलेट ही तो करता है किसको? गैस को।
तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भारत में लाया गया पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, बातें मत करो, क्या बात होगी समझ में नहीं आ रहा क्या, फिर बातें क्यों कर रहे हो। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम सीजेआई थे, यानी कि प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे? एलिजा इम्पे, ये इसके पहले जज थे। बात समझ में आई? तो यानी कि अगर आप सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 कलकत्ता में, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहीं से आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अंत में, जब इन्होंने ये अपनी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए कमियां देखते गए और अधिनियम लाते रहे, कमियां देखते रहे, अधिनियम लाते रहे। जैसे कि 1773 लेके आए, फिर 1774 लेके आए, फिर 1794 लेके आए, फिर 1813 लेके आए, 1813, 1833 और 1853, 1858, 1861, 1892 और 1909, 1919, 1935 प्रथम अंग्रेजों द्वारा लाया गया प्रथम अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो अंतिम लाए थे वो कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935। ये इनके द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम था, जिसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये जो संघीय न्यायालय था, संघ का मतलब होता है पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरे भारत का न्यायालय। मतलब कि इसकी फॉर्म थी यही क्या, सुप्रीम कोर्ट वाली, लेकिन इसको कहते क्या थे? फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। और जैसे कि 1937 में अंग्रेजों का शासन था, अब हमारे यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम क्या चेतावनी जा सकते हैं? लेकिन नहीं जा सकते। लेकिन ये जरूर संघीय न्यायालय था भारत के अंदर, लेकिन इसके विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, अपील की जा सकती थी। मतलब कि इसका अंतिम नहीं था। अगर यहाँ पे बात नहीं बन रही थी तब फैसला कहाँ पे किया जाता था? लंदन में। लंदन की प्रीवी काउंसिल में चैलेंज किया जा सकता था संघीय न्यायालय के फैसले को। और इसके जो संघीय न्यायालय के जो प्रथम सीजेआई बने थे, प्रथम सीजेआई जो बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन बने थे? संघीय न्यायालय के प्रथम सीजेआई ये बने थे मॉरिस गुएयर। इनके पहले मॉरिस गुएयर। मेरा तात्पर्य आपसे ये है कि 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, जो कि अंग्रेजों के द्वारा प्रथम अधिनियम था, लाया गया। अंत में
भारत शासन अधिनियम 1935 लेके आए, जिसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना करी दिल्ली में। जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो उसकी बिल्डिंग है, जो एज इट इज, ये क्या था पहले? फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय था। अब जैसे ही 1937 से ये चलने लगा, तो इसके जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, किसके? फेडरल कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट के अंतिम सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे भाई? हरिलाल जे कानिया। अब इसके बाद देखने जरा एक बार, अंतिम सीजेआई जो बने थे हरिलाल जे कानिया। जो हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है ना, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। उन्नीस सौ 50 को अस्तित्व में आया। देखना जरा एक बार, आवाज नहीं, इधर देखो, अब सुनना जरा एक बार। 28 जनवरी को 1950 को अस्तित्व में आया सुप्रीम कोर्ट। और हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कब चुने गए थे? 1949 में नहीं चुने गए थे, 1950 में ही चुने गए थे। और 26 जनवरी 1950 को कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उस टाइम हमारा सुप्रीम कोर्ट ही 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो यानी कि राजेंद्र प्रसाद को फिर शपथ किसने दिलाई? हरिलाल जे कानिया। मतलब जो फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्हीं को जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, तब उन्हीं को क्या बना दिया गया था? सीजेआई। तो यानी कि जो इनके प्रथम सीजेआई थे, प्रथम सीजेआई वो थे हरिलाल जे कानिया। जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो शपथ दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? हरिलाल जे कानिया। ज्यादा बात क्लियर होगी? अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के तहत प्रावधान किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीजीआई, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, 7। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में सीजीआई हैं और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। एक बार इसका आंकड़ा 33, 34, मतलब टोटल कितने हैं? 34। अभी जो 48वें न्यायाधीश थे वो कौन थे? मतलब कौन है? एन.वी. रमन्ना। अब यूयू ललित कॉलेजियम द्वारा उनकी सिफारिश की गई है, अब बनेंगे यूयू ललित। सुप्रीम कोर्ट के ये आर्टिकल 124 के तहत प्रावधान किया गया था। बात करें अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में, कि क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सबसे पहले क्या होगी? भारत का
भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता होनी चाहिए वो इनकी क्या होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक न्यायाधीश रहे हो या एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहे हो। ये उसके लिए चाहिए या तो वो 5 साल न्यायाधीश रहा हो, एक हाई कोर्ट में रहा हो या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में रहा हो। जब भी उसे क्या बना दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके पास आ जाएगी। और उसके बाद एक या अधिक हाई कोर्ट में 5-10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रहा हो। एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। ऐसे इस कंडीशन पे जो प्रथम न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के, प्रथम न्यायाधीश नहीं सीजेआई बने थे। क्या बने थे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका नाम था एस.एम. सीकरी। कौन थे, एस.एम. सीकरी। और ये एस.एम. सीकरी वही जस्टिस हैं, आपने सुना होगा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। इस आज तक जो संवैधानिक पीठ लगती है यानी कि जो बेंच बैठती है जजों की सुप्रीम कोर्ट में, वो बैठती है 5, 7, 9, 11 और 13। तो जो मैक्सिमम सीट है 13 जो सीट है वो 13 जजों की बेंच लगी थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और जो इस बेंच के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस.एम. सीकरी, जो कि किस कोटे से सीजीआई बने थे, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रह के। और ऐसा करने वाली इसी योग्यता के आधार पर, इसी योग्यता के आधार पर चुने जाने वाली जो प्रथम महिला थी, जो प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, न्यायाधीश। 2 अलग डिफरेंट क्वेश्चन है ये। वो थी इंदु मल्होत्रा। कौन थी, इंदु मल्होत्रा। और इंदु मल्होत्रा के बाद आई थी आर भानुमति, आर भानुमति। और इनके बाद आई थी, आर भानुमति के बाद इंदिरा बनर्जी, इंदिरा बनर्जी। ये 3 महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी, लेकिन आज तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। और इसी में ध्यान रखोगे क्या है कि ये भी रिटायर्ड हैं, इंदु मल्होत्रा भी रिटायर्ड हो चुकी हैं, आर भानुमति भी रिटायर्ड हो चुकी हैं, जबकि इनका टाइम पीरियड अभी कंटिन्यू है। किनका, इंदिरा बनर्जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कौन है न्यायाधीश के रूप में, इंदिरा बनर्जी। अगर हम बात करें कि प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश वो कौन थी, मीरा साहेब फातिमा, मीरा साहेब फातिमा। आज हम पढ़ रहे हैं आपका सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में देखा कि 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है।
उसके बाद हमने देखा कि एक भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1 अक्टूबर 1937 को क्या किया गया, फेडरल कोर्ट, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन बनाए, और अंतिम, और जो हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है ये कब आया, प्रथम न्यायाधीश कौन, किन को बनाया गया। ठीक है, एक चीज और लिख लेंगे, हरिलाल जे कानिया तथा सब्यसाची मुखर्जी ये ऐसे सीजेआई रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, क्या थी, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कौन कौन थे, हरिलाल जे कानिया और सब्यसाची मुखर्जी। तो अब हमने आपको, आज हमने क्लास ली, जो हमने नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा, नेशनल पार्टीज को दर्जा कैसे मिलता है, हमने 8 जो नेशनल पार्टीज हैं वो पढ़ी, और आज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। और इसी के साथ हम आज अलविदा लेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, वो जो बच्चा हुआ शेष है उच्चतम न्यायालय, उसके लिए होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।